बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है एसी थ्रू अ इंडक्टर। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था एसी थ्रू अ रेजिस्टर और एसी थ्रू अ कैपेसिटर। सो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास एसी थ्रू अ इंडक्टर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इंडक्टर होता है ना वो क्या होता है। इंडक्टर जो होता है ना वो हमारे पास सोलेनॉइड के फॉर्म में होता है या एक कॉइल की फॉर्म में होता है। जिस तरीके से एक कॉइल होती है ना हमारे पास, जो हमारे पास इंडक्टर होता है वो भी सेम इस तरीके से होता है। इसमें होता क्या, एक हमारे पास कॉपर वायर होती है और वो वाइंडेड होती है, वो थिक वायर होती है, ठीक है, मोटी होती है, सही है। तो यहाँ पे आप देखते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द इंडक्टर इज़ यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। वही बात करें, जो इंडक्टर है ना वो हमारे पास कॉइल के फॉर्म में होता है। और इन अ सोलेनॉइड वोंट फॉर्म अ थिक वायर, या फिर वो सोलेनॉइड होता है और फॉर्म करता है एक थिक वायर, सो दैट इट हैज़ अ लार्ज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जब वो हमारे पास इंडक्टर है वो थिक वायर है, ठीक है, मोटा होता है, मोटी वायर का बना होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है, सो इसकी रेजिस्टेंस जो है ना हमारे पास अमूमन नेग्लिजिबल होती है, इतनी कम होती है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। और उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, सही है। फिर वो बात करते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ सेल्फ इंडक्टेंस अपोज चेंज ऑफ करंट। यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होती है ना वो अपोज करती है चेंज इन करंट को। मिसाल के तौर पर अगर चेंज इन करंट जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास इंडक्टर जो है क्या करेगा, उसको डिक्रीज़ कर देगा। अगर चेंज इन करंट जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, हमारे पास जो इंडक्टर है वो चेंज इन करंट को डिक्रीज़ कर देगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना वो तब्दील होता है। फिर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास बैक ईएमएफ पैदा हो जाती है, सही है। वही यही बात हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हेन एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर। अब हम क्या करेंगे, इंडक्टर को एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इट मस्ट अपोज द फ्लो ऑफ एसी विच इज़ कंटिन्यूसली चेंज। अब ये क्या करेगी, अपोज करेगी करंट की जो फ्लो है उसको, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर का जो काम है वो यही है, वो अपोज करता है चेंज इन करंट को, वो मुसलसल करता रहता है, ठीक है। वो फिर कहते हैं, लेट अज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज़ निग्लिजिबल। पहले भी बात हो रही है कि कॉइल जो होती है ना हमारे पास, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, सो उसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी ना वो निग्लिजिबल होगी, हम उसको निगलेक्ट कर देते होते हैं। वी कैन सिंप्लीफाई द थ्योरी बाय कंसीडरिंग फर्स्ट द करंट एंड देन फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। सबसे पहले हम करंट को देखेंगे, इसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना इंडक्टर के अक्रॉस उसको फाइंड आउट करेंगे, जो ना करंट को काज करता है। फिर वो कहते हैं, सपोज द करंट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2πf। ये हमारे पास वही बात हो गई, प्रीवियस लेक्चर में भी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास एक डेरिवेशन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2πf, ठीक है। यहाँ पे वो फिर कहते हैं, एफ इफ़ एल इज़ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। जब हमारे पास जो एल है वो इंडक्टेंस होती है कॉइल की, तब हमारे पास क्या होगा, द चेंजिंग करंट सेट अप अ बैक ईएमएफ इन द कॉइल ऑफ मैग्नीट्यूड। वही बात हो चुकी है कि मैंने जब आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हमारे पास जो इंडक्टर है उसका काम क्या है, वो चेंज इन करंट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर वो वो अपोज करता है, सॉरी, अगर इंक्रीज़ हो रहा हो तो उसको डिक्रीज़ कर देगा, डिक्रीज़ होता है तो वो उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो तब्दील होगा, और फिर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी और बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, सही हो गया। यहाँ पे भी वही बात करते हैं, चेंज इन करंट जो है ना वो हमारे पास क्या करता है, बैक ईएमएफ को प्रोड्यूस कर देता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम है, जहाँ पे क्या है, एक हमारे पास इंडक्टर है, उसको हमने एसी सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं,
नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन एल इज़ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। वही बात कि एल जहाँ अब हमारे पास इंडक्टेंस है कॉइल की, वाइल द अल्टरनेटिव करंट में बी एक्सप्रेस्ड एज, तो हम अल्टरनेट जो करंट है उसको एक्सप्रेस किससे करेंगे, कौन सी डेरिवेशन होगी, वो हमारे पास होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2πf। ठीक है, 2πft सही हो गया। यहाँ पे अब 2π को अगर हम हटा लें तो हम ओमेगा भी लिख सकते होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज निग्लिजिबल देन द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू बैक ईएमएफ। जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कॉइल की वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो तब हमारे पास क्या होता है, जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो इक्वल होती है किस चीज़ की, बैक ईएमएफ के। तो वही बात करते हैं V इज इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी। ठीक हो गया। यहाँ पे फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल जो है ना वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो वी है तो वो वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के होगा, डेल आई और डेल टी के। ठीक है, वी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। विच इज़ द स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली स्लोप भी होता है। ठीक है, फिर वो फिगर में की बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ। सही है, अब यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से वो वेरी करता है। जब वो बात करते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास जो है ना, ये करंट है और ये वोल्टेज है। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं जहाँ 8 पॉइंट पी, वो कहते हैं ओ सॉरी, यहाँ पे यानी कि ओ ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ स्लोप इज़ मैक्सिमम, यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है ना वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v इक्वल टू वी नॉट। अब यहाँ पे हमारे पास जो v है ना, सही है, उसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है v से लेकर v नॉट तक इक्वल टू वी नॉट, यानी कि वो v नॉट के बराबर है अकर 8o, यानी कि o पॉइंट पे जो है हमारे पास। एंड द स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ डिक्रीज टू 0। अब क्या होगा, जो स्लोप है ना वो डिक्रीज हो जाएगा 0 से तक। ठीक है, सो द वोल्टेज डिक्रीज फ्राम वी नॉट टू 08 क्यू। अब क्यू पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होगा वी नॉट से लेकर क्यू तक। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास 0 और यहाँ है हमारे पास π/2। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये वोल्टेज इस पॉइंट पे तो हमारे पास π/2 है, लेकिन जहाँ पे आके हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो हमारे पास करंट है वो इस पॉइंट पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इस तरीके से इनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, फेज डिफरेंस π/2 आएगा, यानी कि 90 आएगा। ठीक हो गया। अब वो डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि क्यू पे आके ना वो 0 हो जाती है। सही है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वही बात करते हैं, फ्रॉम ए टू बी द स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ इज़ नेगेटिव। अब ए से लेकर बी तक अगर बात करें, यहाँ से ए से लेकर बी तक, तो हमारे पास जो स्लोप है क्या है, वो नेगेटिव है। सो अब क्या होगा, सो द वोल्टेज कर्व गोज फ्रॉम क्यू टू आर। अब वोल्टेज जो है ना वो हमारे पास कहाँ से जाएगी, क्यू से लेकर आर तक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ से कर्व जो है क्यू से आर तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव है ना, ऊपर जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है और नीचे हमारे पास नेगेटिव होता है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव कर्व होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन दिस वे वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व पी क्यू आर एस टी क्रॉसपोंडिंग टू करंट। करंट की जो कर्व होगी वो ओ ए बी सी डी होगी। यहाँ पे देख लेते हैं साथ साथ डायग्राम में, जो वोल्टेज की क्या है हमारे पास वो है पी, और पी से होते हुए क्यू, फिर हमारे पास आता है आर, आर से फिर एस, एस से फिर डी, ये हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे ये तो वोल्टेज की होगी। अब बात करते हैं करंट की। ठीक है, करंट की कौन सी होगी, करंट की हमारे पास ओ, ओ से लेकर ए से लेकर बी, बी से लेकर हमारे पास होगा सी, सी से लेकर डी। ठीक है, ये किस चीज़ की हमारे पास है, ये हमारे पास करंट की कर्व है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। वही बात होगी, लेट अस कंपेयर द फेस एट द पेयर ऑफ पॉइंट ओ पी ए क्यू बी आर सी एस एंड डी टी। अब वो बात करते हैं, ये जो पेयर है ना हमारे पास, ये पेयर बन रहे हैं, इन पे हमारे पास फेज डिफरेंस क्या होगा।
अब हम देख लेते हैं पेयर हमारे पास कौन कौन से हैं। पी और ओ है, तो पी और ओ पे हमारे पास फेज डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे π/2 है, तो हमारे पास फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या हो, π/2 का हुआ। ठीक हो गया। अब जब वो क्यू पे आता है, ठीक है जे, तो क्यू पे आके क्या होता है, हमारे पास 0 हो जाता है। सही हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास π/2 था और यहाँ पे 0, इनके दरमियान फेज डिफरेंस हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 0। और ये जो है ना, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली ये हमारे पास हो गया 0, और ये जो है ना, ये करंट ये π/2 हो गया। तो अब इनके दरमियान भी π/2 का डिफरेंस हो गया हमारे पास। सही हो गया। तो अब जब पूछा जाए कि इन पेयर्स के दरमियान फेज डिफरेंस क्या होगा, इन पेयर के दरमियान फेज डिफरेंस π/2 का है, यानी कि 90 का है। तो वो देख लेते हैं। वो कहते हैं इट कैन बी सीन दैट ऑल दीज पॉइंट्स आर लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 और द अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90। अब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो 90 है, और जो हमारे पास वोल्टेज है वो लैग कर रही है, और जो करंट है वो लीड कर रहा है। वो किस तरीके से, क्योंकि ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम से शुरू होता है वो हमारे पास वोल्टेज है, और ज़ीरो करंट ज़ीरो है। सही है। तो मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज है, तो वोल्टेज जो है ना वो लीड कर रही है, और जो हमारे पास करंट है वो लैग कर रहा है। कितना वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, 90 के एंगल से, π/2 से। अब यहाँ पे उनकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे उनके दरमियान एंगल जो है ना वो हमारे पास 90 है, ये उसकी वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब नेक्स्ट चलते हैं। वो कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ एसी इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं। हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है इंडक्टर की, ठीक है, जब हमारे पास एसी जो है ना करंट, अल्टरनेटिव करंट फ्लो कर रहा हो, तो तब हमारे पास वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगी। अब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी उसको रिप्रेजेंट कैसे करते होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते होते हैं XL इज इक्वल टू V रूट मीन स्क्वायर ओवर I रूट मीन स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे जो V रूट मीन स्क्वायर है और R रूट मीन स्क्वायर है ना, ये करंट के और वोल्टेज के हैं। ठीक है। यानी कि V जो है ना ये वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर है, और I जो है ना ये करंट का रूट मीन स्क्वायर है। अब बात करते हैं XL इज इक्वल टू V रूट मीन स्क्वायर ओवर I रूट मीन स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2πfl। सही है। एक्सएल के लिए हम यूँ भी लिख सकते हैं 2πfl। अब यहाँ पे 2πf क्या है, ये हमारे पास ओमेगा है, तो हम इसको एक्सएल को यूँ भी कह सकते हैं, एक्सएल जो है ना हमारे पास 2πfl होता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम। वो कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंस होगी वो एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर डिपेंड कर रही होती है। एंड इंडक्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ एफ एंड आई। और जो इंडक्टेंस होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के, फ्रीक्वेंसी के भी, और जो हमारे पास इंडक्टेंस होती है ना एल पे, उस पर भी कर रही होती है। सही है। फिर वो बात करते हैं वेयर एल इज़ इन हेनरी। अब यहाँ पे एल जो है ना इन हेनरी होगा, और एफ फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्स में होगी, और जो हमारे पास एक्स एल है वो ओम में होगा, क्योंकि ये है तो एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है हमारे पास। फिर वो बात करते हैं इट इज़ टू बी नोटेड दैट इंडक्टेंस कैपेसिटेंस बिहेव अपोजिटली एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब वो बात करते हैं जो हमारे पास इंडक्टेंस होती है ना कैपेसिटेंस की, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे जो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है उसके अपोजिट बिहेव करती है। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वो कहते हैं रेफरिंग टू डायग्राम बी। अब डायग्राम बी की बात करें, वो कौन सी डायग्राम थी, वो डायग्राम जिसमें हमने वो देखा था स्लोप ऑफ आई टी बन रहा था हमारे पास। सही है। हमने फेज डिफरेंस देखा था उनके दरमियान कितना है, वही डायग्राम है वो। फिर कहते हैं इट कैन बी सीन दैट नो पावर इज डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर। अब जो प्योर इंडक्टर होता है ना, यहाँ पे वर्ड इंडक्टर है, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास जो वो होती है ना क्या पावर का लॉस होता है वो नहीं होता। अगर डायग्राम को देखा जाए, वो किस तरीके से हमारे पास डायग्राम थी, हमारे पास डायग्राम इस तरीके से थी। ठीक है। और फिर इस तरीके से। सही है। इस डायग्राम को हम देखते हुए समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो पावर है ना वो ज़ीरो होगी। अब ये वोल्टेज है और ये करंट है हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज़ इक्वल टू
वी आई होता है हमारे पास, सही है। अब यहाँ पे पहले पहले जो है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए जो पी है, ठीक है, सॉरी वी है, ठीक है। वी क्या है, वी इसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि जो ऊपर है, ऊपर जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, सही है। अब ये भी पॉजिटिव है, और करंट जो है ना, करंट भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब जो हमारे पास पॉजिटिव और हमारे यहाँ से ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। जब हमारे पास जो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे जब फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं ना, यहाँ पे देखें साथ साथ लिखा हुआ है, वोल्टेज और करंट जो है ना, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, तो पावर जो होती है ना वो भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, पावर पॉजिटिव होने का मतलब, पावर पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि हम ना एनर्जी इसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास वोल्टेज है वो नेगेटिव होती है, और जो करंट है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट जो है, इसमें वोल्टेज हमारे पास क्या है, वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव है, सॉरी वोल्टेज हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे ये तो हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन जो हमारे पास करंट है वो पॉजिटिव है, सही हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या बनते हैं, ये जो करंट है ये तो ऊपर है, सो ये पॉजिटिव हो, और जो वोल्टेज है ये नीचे हो गई तो नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। और पावर जब नेगेटिव हो तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास पावर हमने सप्लाई की होती है वो रिटर्न हो गई हो, ठीक है। अप्लाई जितनी भी की होती है रिटेन हो गई है, ठीक है, वापस आ गई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो पावर है, सॉरी जो वोल्टेज है और करंट है दोनों नेगेटिव में है, ठीक है। ये देखें, ये भी हमारे पास नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए। और नेगेटिव जब आप नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, हो गया यहाँ पे अब हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हमने जो एनर्जी थी ना वो रिसीव हो गई, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो अब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा उसमें हमारे पास जो एनर्जी होगी वो फिर वापस आ जाएगी, सही है। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ना उसमें हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। जहाँ पे देखें कौन पॉजिटिव है, वोल्टेज जो है ना वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और जो करंट है वो नेगेटिव है। सो नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है, सही हो गया। तो यहाँ पे अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, जितनी थर्ड क्वाड्रेंट में हमने उसने एनर्जी ली थी उतनी ही फोर में हमें वापस कर दी है। सो इसमें जो पावर डिसिपेशन हुआ क्या हुआ, ज़ीरो हुआ, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं जो इंडक्टर होता है ना वो बेस्ट डिवाइस होती है, क्योंकि जहाँ पे पावर जो होती है ना उसका लॉस नहीं होता, जितनी हम प्रोवाइड करते हैं उतनी ही हमें दोबारा से गेन हो जाती है। यहाँ पे सारा यही कुछ लिखा हुआ है जो अभी डायग्राम को देखते हुए हमने समझा है, फिर भी रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं, इट कैन बी सीन दैट नो पावर इज डिसिपेटेड इन अ प्योर कंडक्टर in first quarter of a cycle both V and I are positive, so power is positive which mean that energy is supplied। positive का मतलब होता है एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट I पॉजिटिव है बट V नेगेटिव है, सो पावर क्या है, नेगेटिव है, और इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है ना वो रिटेन हो गई है वापस इंडक्टर को। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसने जितनी एनर्जी ली थी उतनी ही फिर वापस कर ली है। सो वो कहते हैं देयर इज़ नो नेट चेंज इन कंप्लीट साइकिल। अब कंप्लीट साइकिल में कोई नेट चेंज नहीं आया, सही है, क्योंकि जितनी पावर लॉस हो रही थी उतनी ही फिर से गेन हो रही थी। सिंस इंडक्टर कॉइल डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, सो इंडक्टर जो होता है ना उसकी कॉइल जो होती है ना वो कंज्यूम नहीं करती एनर्जी को, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास वो कहते हैं द कॉइल इज़ ऑफन अप्लाइड फॉर कंट्रोल एसी करंट। अब इसमें क्या होते हैं, करंट को कंट्रोल करती है लेकिन वो जितना उसको प्रोवाइड किया जाता है उतना ही वापस कर देती है, इसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। अब जो इस तरीके से इंडक्टेंस कॉइल होती है ना उसको हम चोक भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चोक की डेफिनेशन भी हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है ना समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।